नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अमेरिका और ईरान के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है, जिसमें कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को आर्थिक रूप से तबाह किया जाए। अब इसके लिए वो उस पर नए प्रतिबंध तो लगा ही रहा है, साथ ही उन देशों को भी ताकीद कह रहा है जो ईरान के मददगार हैं या फिर जिनके ईरान से कारोबारी रिश्ते हैं। अमेरिका उन देशों को भी हिदायत दे रहा है कि ईरान के साथ अगर रिश्ते, खासकर कारोबारी ताल्लुक रखना है तो फिर सोच समझकर। इसकी कीमत ईरान के साथ साथ खुद पर प्रतिबंध लगा करके चुकानी पड़ सकती है। हालांकि ईरान अमेरिका के इन धमकियों से बेपरवाह है। उसका कहना यह है कि सैन्य मोर्चे पर शिकस्त खाने वाले अमेरिका से इस तरह के बयान आना कोई नई बात नहीं है। यानी ईरान अमेरिका की धमकियों को तवज्जो देने के मूड में कतई नहीं है। सवाल यही है कि क्या अब हथियारों को छोड़ अब आर्थिक मोर्चे की जंग ईरान को भारी पड़ने वाली है। हॉर्मुज पर छिड़ी रार ईरान के आर्थिक साम्राज्य को हिला देगी और अमेरिका का नया ऐलान ईरान के साथ दूसरे देशों के करीबी और कारोबारी रिश्तों को क्या प्रभावित करेगा। तो इस पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हथियारों के बाद ईरान अमेरिका में आर्थिक जंग। ईरान का दिवाला निकालने में जुटा अमेरिका। ईरान करेगा पलटवार या फिर खामोशी ही हथियार। ईरान और अमेरिका के बीच हथियारों की जंग की गूंज भले ही थम गई हो, लेकिन दोनों के बीच अब भी आर्थिक मोर्चे पर हमले करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ईरान को धूल चटाने से पीछे नहीं रहना चाहता, वहीं ईरान भी अमेरिका को आर्थिक रूप से पंगु बनाने में कसर नहीं छोड़ना चाहता। एक दूसरे को आर्थिक स्तर पर देख लेने की धमकी और बयान लगातार दिए जा रहे हैं। कोशिश भी की जा रही है कि आर्थिक चोट पहुंचाकर दुश्मन की कमर तोड़ी जाए, ताकि युद्ध लड़ने का हौसला ही पस्त हो जाए। ये सारी बातें नए अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान के जवाबी बयान से समझ आ रहा है। असल में अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान दूसरे देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए करता है। इनमें डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल है। अमेरिका इन क्षेत्रों के जरिए ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है। यानी अगर कोई देश इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करता है जिससे उसे पैसे या आर्थिक फायदा मिलता है, तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या उसे अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर सकता है। अमेरिका ने अभी ये साफ नहीं किया है कि किन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध करता है तो वो जोरदार पलटवार करेगा। ईरान इसके जवाब में हॉर्मुज, जल डमरू, मध्य और फारस की खाड़ी के सभी रूट से तेल निर्यात पूरी तरह से रोक देगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसेन रेजाई ने कहा है कि अगर आर्थिक युद्ध जारी रहता है तो तेल की एक भी बूंद एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट से, ना फारस की खाड़ी में और ना ही कहीं और से तेल निर्यात होने दिया जाएगा। साथ ही अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल होना या उसका समर्थन करने वाले किसी भी देश को ईरान युद्ध की कार्रवाई मानेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़े नए वित्तीय हमले की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जिसे अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इकोनॉमिक डी-डे कहा है। स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर सुरक्षा गारंटियों का इस्तेमाल वसूली के तौर पर करने का भी आरोप लगाया। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने अभियान के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। हम ईरान सरकार का समर्थन करने वाली वित्तीय चैनलों को बंद करने के लिए अपनी आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अंतिम चरण में आर्थिक डी-डे शुरू होगा, जो दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय हमला होगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिका की नई प्रतिबंधों की धमकी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा है कि यह अमेरिका का एक ऐसा हथियार भी साबित हो सकता है जिसे फेंका जाता है और फिर ये वापस आकर उसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जिसने इसे फेंका था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता सरदार मोहेबी ने वॉशिंगटन की आर्थिक दबाव की रणनीति को उसके सैन्य मोर्चे पर अपमानजनक हार का कबूलनामा बताया। मोहेबी ने कहा,
अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्होंने आर्थिक युद्ध का आदेश दिया है, यानी उन्होंने मान लिया है कि वो सैन्य क्षेत्र में हार गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अमेरिकी धमकी की आलोचना करते हुए कहा कि युद्ध और प्रतिबंध ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है। ईरान पिछले 20 सालों से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और इनसे पार पाना वो जानता है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच धमकियों और जुबानी वॉर का सिलसिला जारी है। अब प्रतिबंधों और आर्थिक जंग से ये नया रुख लेगा, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नजर अब्बास रिजवी, ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर शरद कोहली, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो फिलहाल सबसे पहले शरद कोहली जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शरद कोहली सर, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर अमेरिका जिस तरीके की धमकियां इन दिनों दे रहा है और आर्थिक पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है, और न केवल ईरान पर लेकिन ईरान के साथ जिनके संबंध और मजबूत है उन पर भी, अगर सर वाकई ऐसा होता है तो क्या आने वाला फ्यूचर हमें इस तरीके का देखना शुरू कर देना चाहिए और उसके लिए प्रिपरेशंस कर लेने चाहिए कि कहीं ऊर्जा संकट अब और गहराने वाला तो नहीं है? ऐसे में महंगाई कहीं और डबल या ट्रिपल तो नहीं होने वाली है? नमस्कार सुरभि, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को। देखिए, अमेरिका अगर ये करता है तो सबसे ऊपर इसमें नाम आता है चाइना का जी। और चाइना को वो इस समय, चाइना के ऊपर अगर वो टैरिफ लगाता है या चाइना के ऊपर वो पाबंदियां लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी। ट्रंप को जाना पड़ा था सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना ने उनका रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी, जिसकी वजह से उनका डिफेंस का पूरा प्रोडक्शन रुक गया था। वो फिर चाइना ने उस पर राजी हुए, कुछ टाइम के लिए वो दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अमेरिका के लिए दिक्कत यहाँ आने वाली है कि जो अगर ये प्रतिबंध वो चाइना पर लगाता है, जो कि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ईरान का इस समय जी, तो वो कैसे लगाएंगे? वहां पर आके उनका पेच फंसेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप चीन से अगर पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं तो चीन ना केवल उनका चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें अमेरिका लेता है जिसके बिना अमेरिका का गुजारा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चाइना अर्थव्यवस्था है। तो एक तो यहां आके पेच फंस रहा है। दूसरा, मुझे लग रहा है अब ये धमकियों वाला युद्ध ज्यादा हो गया और ईरान में इस समय आंतरिक हालत अच्छी नहीं है। 2 मिलियन रियाल का सुरभि $1 हो गया वहां आज। 2 मिलियन रियाल का, कल रात की बात है ये। 2.02 इन्फ्लेशन वहां पर 60-70% है। खाने की चीजों की इन्फ्लेशन 100% से भी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है ईरान को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि वो इस युद्ध को कितने दिन तक लड़ेगा, क्योंकि वहां की आंतरिक हालत, वहां की जनता जो है, बेरोजगारी वहां पर फैल रही है, बिजनेसेस वहां पर बंद हो रहे हैं क्योंकि निवेश नहीं आ रहा। ये जरूर है कि ईरान कुछ सीक्रेट रास्तों से व्यापार कर रहा था, चाइना और रशिया उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ईरान का एक तरह से गुजारा चल रहा था, क्योंकि वहां बहुत सारा ऑयल, सुरभि मैं बताना चाहूंगा, पाइपलाइन के थ्रू भी जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद पड़ा है, पर पाइपलाइन के थ्रू ऑयल वो चाइना को, रशिया को भेज रहा है। अब इस पर अगर वो प्रतिबंध लगाते हैं तो मुझे लग रहा है अमेरिका को अपने दूसरे देशों के साथ रिलेशन में दिक्कत आने वाली है, ये पक्का है। भारत भी, मैं आपको बताऊं कि भारत से भी ईरान का व्यापार है। फार्मास्यूटिकल्स हो गया, चावल हो गया, भारत से भी जाता है। उतनी बड़ी मात्रा में नहीं जा रहा है अब, पर अभी भी जाता है। तो कुछ ना कुछ प्रभाव इसका भारत पर भी पड़ेगा। पर देखना यह है कि ईरान ये पलटवार जो कह रहा है वो किस प्रकार से करता है, क्योंकि ईरान कोई आर्थिक पलटवार तो करेगा नहीं सुरभि। वो अमेरिका और ईरान के बीच में ईरान कोई आर्थिक करे, इतनी संभावना कम है। क्या ईरान वापस पलटवार करके कोई मिलिट्री हमला करता है, या वो जो उसने धमकी दी थी कि वो यूरोप के, अमेरिका के बेसिस पर हमला करेगा, वो करता है? उसके लिए उसके पास, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके पास इतनी लंबी मार करने वाली मिसाइल है कि नहीं? क्योंकि ग्रीस तक तो जा सकती है मिसाइल, पर उससे आगे बैलिस्टिक मिसाइल उसके पास है कि नहीं, ये देखना होगा। क्या चाइना और रशिया से उसे सीक्रेटली हथियार दिए जाएंगे? तो मुझे यहां से ये युद्ध और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता दिखाई दे रहा है। जहां तक महंगाई की बात है, बिल्कुल कच्चा तेल यहां से अभी आज $90-92 के बीच में खड़ा है सुरभि।
अगर कच्चा तेल यहां से ऊपर जाता है 100 की तरफ जी। तो भारत के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। महंगाई का संकट जो पहले हमारे यहाँ चीनी हो गया, प्याज हो गया, बरसातों की वजह से सब्जियों में जो महंगाई होती है वो पहले से ही है। 4.5 के आसपास हम खड़े हैं सीपीआई में। बिल्कुल यहां से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। हर दिन इसमें मैटर करेगा। देखते हैं कि ईरान पलटवार किस तरीके से करता है। सुरभि, ठीक है शरद सर। अब मैं रुक करना चाहूंगी इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी सर आपका। सर, सवाल इस बात को लेकर भी जहन में जरूर आता है, जैसे अभी शरद सर भी बता रहे थे कि इतने लंबे समय से आर्थिक पैमाने पर भी कहीं ना कहीं ईरान पहले के मुकाबले भी और कमजोर दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर हम सैन्य क्षमता या सैन्य शक्ति की हम बात करते हैं तो भी इस वक्त में भी सर जिस तरीके का उसका अग्रेसिव मोड ऑन है, और वो ये बार बार कह रहा है ईरान कि अमेरिका अभी भी समय है, संभल जाए, नहीं तो फिर उसे पलटवार हर बार उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि ईरान इस वक्त अपनी रक्षा कर रहा है। तो मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, और बेसेंट का भी दावा है कि ईरान की लगभग 100% सैन्य फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी हैं। तो सर, हॉर्मुज नियंत्रण को लेकर और तेल निर्यात रोकने की क्षमता ईरान के पास अभी भी सर कैसे बची हुई है? सुरभि, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया, और मेरे साथ जो वेरी डिस्टिंग्विश्ड और एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक आपकी सवाल है जी, अभी यह अगस्त का महीना है, शायद जून या जुलाई के महीने में CIA का एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के पास तब भी, मतलब जुलाई के महीने में जब भी रिपोर्ट आया था, 70% उनका इन्वेंट्री, वॉर इन्वेंट्री बाकी है। जी, ठीक है ना। तब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, नेवी को बर्बाद कर दिए, मिसाइल उनका अभी प्रोडक्शन बंद हो गया, ये भी ड्रोन्स भी नहीं हो रहे हैं। तब CIA का ही रिपोर्ट था 70% से ज़्यादा उनके वॉर इन्वेंट्री अभी बाकी है। जी सर। प्लस हर देश का एक मिलिट्री साइंस सिखलाई के मुताबिक लड़ाई जब शुरू हो जाती है तो डिफेंस इंडस्ट्री का एक सर्च कैपेबिलिटी अप्लाई किया जाता है, और सर्च कैपेबिलिटी मतलब जो कॉम्बैट रेसिडुअल पावर है वो वो बढ़ते जाता है। वो आप कोएफिशिएंट 2.3 2.4, उदाहरण स्वरूप एक जैसे कि ड्रोन पहले अगर बनाते थे महीने में लेट से 8,000 या 10,000, आज के दिन में डेली उनका 400 का होता था एक ड्रोन। कामिकाजे जो 136 वो जो ड्रोन बनाते हैं, 400 की जगह वो 800 बना रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल, इसी तरह उनका क्रूज मिसाइल के कुछ मिसाइल्स हैं जो उन्होंने बाहर अभी तक दिखाया नहीं है। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ईरान का मिसाइल कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये 28 फरवरी 2026 से पहले मैं आपके चैनल में, आप भी एंकर थे, काफी बार मैं बताया हूँ ईरान का काबिलियत को अंडर एस्टिमेट, नॉट दैट आई एम स्पीकिंग ऑन द साइड ऑफ ईरान, बट एक डिफेंस एनालिस्ट होने के नाते एक इंडिपेंडेंट व्यू रख रहा हूँ। आज के दिन में भी इतना कमजोर होने के बाद, जुलाई के महीने से लेके अगस्त तक उनका, जुलाई के महीने में 22 दिन की लड़ाई हुई है। ये लड़ाई एग्रेसर नहीं होते हैं, ट्रिगर नहीं करते हैं, ये रिटेलिएट करते हैं। और रिटेलिएशन जो है प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यूज करते हैं, लॉइटर एमुनिशन यूज करते हैं। वो डाटा उनको मिलता है रशिया से और बाइडू सैटेलाइट चाइना से, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता है। जिस टारगेट को एंगेज करना है सिर्फ उसी टारगेट के लिए जितना उनको एमुनिशन चाहिए, मिसाइल चाहिए, उतने ही स्मार्ट इकोनॉमी ऑफ एफर्ट को वो पूरा बरकरार रख रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सुरभि, कोई भी लड़ाई किसी देश के खिलाफ होता है, मिलिट्री कंपोनेंट सबसे ज्यादा, सबसे अल्टीमेट, इसके आगे और कुछ होता नहीं है। तो बोलते हैं ना लास्ट बेस्टन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो बोलते हैं, मिलिट्री कंपोनेंट को यूज किया जाता है, इकोनॉमिक कंपोनेंट उसके नीचे होता है। आपने मिलिट्री कंपोनेंट को अप्लाई किया, 40 दिन लड़ाई, एरियल बोम्बार्डमेंट किए, उससे आपने जीत नहीं पाया। उसके बाद पता नहीं कोई बार आपने 12 दिन 13 दिन 22 दिन लड़ाई करते रहे, उसमें भी आप ईरान से जीत नहीं पाए। अभी इकोनॉमिक सैंक्शन के जरिए से आप पूरा विश्व की इतिहास पढ़िए, कोई देश है जिसके खिलाफ कोई लड़ाई जीता है, डिसाइसिव विक्ट्री हुआ है? नहीं हुआ है। ये जो है गेम ऐसा चला रहे हैं, ये लड़ाई इसी तरह इंटरमिटेंटली चलती रहेगी, बंद होती रहेगी, चलती रहेगी।
डिप्लोमेसी डायलॉग, जब उनको बस नींद से सपना देखते हैं फिर डिप्लोमेसी स्टार्ट कर देंगे, ये चलती रहेगी। ये आगे 6, 8, 9 महीना, मेरे अंदाज से ये 4 साल डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर जब तक खत्म नहीं होता है, इट विल आउटलास्ट हिज प्रेसिडेंसी। जब तक अमेरिका भिखारी की तरह, पाकिस्तान की तरफ कटोरी लेके नहीं भागते हैं। आज के दिन में इनका डेट जो है 40 ट्रिलियन हो गया, हर साल 2 ट्रिलियन की डेट बढ़ रही है। अमेरिका का जो गैसोलीन की कॉस्ट है ये करीब दुगना नहीं ज्यादा, मतलब करीब करीब कह रहे हैं कि 56% बढ़ गया है, और उनका जो डीजल का प्राइस है 45% बढ़ गया। तो लोग जो है अमेरिका के अंदर काफी परेशान है, बहुत गुस्से में है, और मिड टर्म इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर। इनका क्या रवैया है, क्या इरादा है, इसको गेस करना इट इज एनीबॉडीज गेस। सो इसीलिए मैं संक्षेप में इतना कहूंगा कि ईरान मेरे विचार के मुताबिक ये बेवकूफी होगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ते हैं। नंबर 2, अगर लड़ाई को समाप्त करना है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच एडॉप्ट करना निहायत आवश्यक है। जो 14 पॉइंट का जो एमओयू बना था वो इतना आसानी से नहीं बना था। काफी सूझबूझ, काफी सलाह मशवरा करने के बाद, भागादौड़ करने के बाद, यही मुनीर इनका प्राइम मिनिस्टर, ये आसान नहीं होता है पीस मेकिंग, वो करने के बाद 14 पॉइंट हुए थे। 14 पॉइंट का जो एमओयू एग्रीमेंट था उससे अगर कोई डिफॉल्ट किया है, ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। मेरे विचार के मुताबिक ये लड़ाई समाप्त करने का तरीका एक ही है, गेट बैक टू एमओयू साइंड ऑन 17 जून 14 पॉइंट। अगर 14 पॉइंट नहीं है, आपको 20 पॉइंट डालना है डालो, लेकिन समय आ गया है अमेरिका को एक कॉल लेना है। क्या ये लड़ाई को बढ़ा के अपना जो प्रेसिडेंसी वो हराना चाहते हैं, इम्पीचमेंट होना चाहते हैं, या लड़ाई को एब्रप्ट टर्न करके, शॉर्ट एंड ब्लाइंड यू टर्न लेके वापिस जहां जाना है उनको, क्यूबा में मलाका स्ट्रेट या उनको ग्रीन लाइन जाना है, वहां जाके वो अपना प्रेसिडेंसी को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, रेटर की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का रेटिंग जो है पहले 51% एट द टाइम ऑफ गेटिंग इनटू प्रेसिडेंसी 2.0, आज के दिन में 33 नहीं, वो कम होकर 29% कोई अनऑफिशियल सोर्स से मिल रहा है, और ये सब्जेक्ट टू कोरोबोरेशन। 30% से कम जाना कोई प्रेसिडेंट अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं सुना हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका परिस्थिति बहुत नाजुक है। ईरान को अंडर एस्टिमेट करेंगे ओवर द डेड बॉडी। वो वेट कर रहे हैं कि आइए एरियल बम्बार्डमेंट, इकोनॉमिक सैंक्शन या कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, बाय इटसेल्फ या अलोन आप लड़ाई का डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हो सकता है तब तक, जब तक आप फोर्सेस ऑन ग्राउंड या बूट्स ऑन ग्राउंड को अप्लाई नहीं करेंगे। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा क्योंकि उनका एपिटाइट है ही नहीं, वो हजम नहीं कर पाएंगे बॉडी बैग के लिए। इसलिए ये गेम चलती रहेगी। इट इज बिकम अ ईगो गेम, और ईगो की वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी सुधाकर सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर शरद कोहली, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बताया गया है कि शायद आपको कहीं जाना भी है, तो इसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और कर लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट की ओर जरूर मूव करूंगी। सर, सवाल इस बात को लेकर भी जहन में आता है कि जब अमेरिका बार बार इस तरीके के सैंक्शंस अप्लाई करने की बात कहता है या किसी भी देश को डराता धमकाता है, तो फिर इसके लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाकी के देशों को एक साथ होकर के और डॉलर के मुकाबले किसी और ऑप्शन पर भी स्विच करने की ओर ध्यान देना चाहिए? सुरभि, बिल्कुल इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है जी। और आप अगर देखें कि हाल में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि डॉलर कमजोर हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ वो जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, जो अमेरिकी डेट होती है 30 साल के 10 साल के, उसकी यील्ड इतनी बढ़ गई थी कि इनको मजबूरी में आके उन बॉन्ड्स को बाय बैक करना पड़ा। तो डॉलर की कमजोरी तो यहाँ से लगभग निश्चित है। मैंने एक कैलकुलेशन करी है सुरभि, उस कैलकुलेशन के अनुसार अगले 3 से 4 साल में आपको डॉलर यहां से कमजोर होता नजर आएगा। और मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आज आपके चैनल पे, आपको 20 रुपए का डॉलर एक जमाने में दिखाई देगा। ये वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लग रहा है डॉलर ने जितनी दादागिरी करनी थी वो कर ली। अब यहां से आगे डॉलर का डाउनफॉल आप देखेंगे, और डॉलर का डाउनफॉल, दुनिया डॉलर के चंगुल से, डॉलर की दादागिरी से, डॉलर की बदमाशी से निकलना चाहती है, क्योंकि डॉलर को हथियार बना के ये लोग दुनिया को वेपनाइज करते हैं, ये लोग सैंक्शंस लगाते हैं। और ब्रिक्स, सबसे पहले ब्रिक्स इकट्ठा होगा, उसके बाद चाइना अपने युआन को मजबूत करेगा। तो आपने जो बात कही सुरभि, वो बात ऑलरेडी होती हुई दिख रही है। अभी फर्क यह है कि अभी दबी आवाज में हो रही है, अब आपको ये ऊंची आवाज में आने वाले कुछ वर्षों में दिखाई देगी। 3 से 4 साल का समय मैंने इसमें कैलकुलेट किया है सुरभि।
ठीक है सर। अब गौरीशंकर गुप्ता सर, मैं आपका रुख करते हुए ये अब पूछना चाहूँगी सर आपसे, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं करेंसी डिप्लोमेसी भी चल रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो ईगो की लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है कि किसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा है और कौन किस पर कितना हावी हो सकता है। ऐसे में डिप्लोमेसी सर कैसे काम कर रही है, क्योंकि बार बार संभावनाएं तो तलाशी जाती हैं कि किसी तरीके से मध्यस्थता हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा सर। वो पेच कहाँ फंसा हुआ दिखाई देता है? सुरभि नमस्कार, हमारे सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, जो ट्रंप की जो नीति है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो वो हर रोज अपनी नीति को बदलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा नहीं है। वो आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, रात को 2 बजे कोई एक्स पे नया मैसेज डाल देंगे। तो ये जो उनकी कंप्लीटली इरेटिक जो अप्रोच है उसने पूरे विश्व को ही कुछ हद तक झकझोर दिया है। कोई भी लीडर वर्ल्ड का उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो कल क्या करेंगे या 1 घंटे बाद क्या करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अपने जितने भी हथियार थे उनका उपयोग ईरान के ऊपर कर लिया है, और उस उपयोग के बावजूद उनकी प्रैक्टिकली जो भी उनकी जो एम्स थे वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो डीन्यूक्लियराइजेशन का हो, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का हो, चाहे उनके जो हिजबुल्लाह और हुती जो उनके ईरान के जो ग्रुप्स हैं उनका हो, वो कहीं भी उसके ऊपर सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उल्टा उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और बंदी बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फरवरी के पहले फ्री था, नेविगेशन फ्री था। अब ईरान ने उसको एक हथियार बना लिया है और उसका वेपनाइजेशन कर दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि फ्यूचर में अभी जो आर्थिक नाकेबंदी की जो धमकियां दे रहे हैं, अभी डिटेल्स उसके नहीं आए हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आउटकास्ट, इकोनॉमिक आउटकास्ट का नाम उन्होंने दिया है, लेकिन पूरे डिटेल्स नहीं आए हैं। अब ये देश जो है वो पिछले करीब 50 साल से इकोनॉमिक नाकेबंदी को सहन करता आ रहा है, और उससे वो कहते हैं ना बैटल हार्डन्ड, तो वो इकोनॉमिक नाकेबंदी के हार्डन्ड लोग हैं। और जब भी आप नाकेबंदी करेंगे तो आप देखिए फूड आइटम्स और मेडिकल सप्लाईज को आप कहीं भी नहीं रोक सकते। तो ईरान को वो 2 चीजें मिलती रहेंगी। उनको वेपन जो हैं वो उनके बड़े सेफ हेवन्स उन्होंने बना रखे हैं माउंटेन्स में, वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ असेंबल करते रहेंगे कुछ हद तक वेपन, और नहीं भी होंगे तो भी वो ड्रोन और मिसाइल्स जो छोटे वाले हैं उनसे हमला करते रहेंगे। उनका उद्देश्य यह है कि जो अमेरिका के जो बेसेज हैं गल्फ में उनको टारगेट बनाया जाए, अमेरिका के इकोनॉमिक जो जायंट्स हैं रीजन में उनके ऊपर हमला किया जाए, और कुछ हद तक अगर वो पहुंच सके तो यूरोप में भी अमेरिका के बेसों के ऊपर हमला किया जाए। अगर ईरान ये करने में सफल हो गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वार कई फ्रंट पे खोले हुए हैं। आप देखिए कनाडा के साथ वार है, नेटो के साथ उनका वार चला हुआ है, चाइना के साथ उनका वार चला हुआ है, लैटिन अमेरिका में भी उनका वार चला हुआ है। तो कितने फ्रंट पे वो वार खेल सकते हैं और जीत सकते हैं, ये तो उनकी समझ की बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा संभव होगा नहीं। अब आप देखिए ब्रिक्स का समिट हो रहा है दिल्ली में, उस समिट में एक बहुत बड़ी वो कामयाब होगी या नहीं, लेकिन एक विचारधारा है कि ब्रिक्स को अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। अगर वो लॉन्च हो गई या उसके ऊपर कुछ काम चालू हो गया तो डॉलर का पतन बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि पहले ही हमारे तो जो है डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम कई देशों ने अडॉप्ट कर लिया है और कई देश अपनी लोकल करेंसी में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डॉलर का जैसे ही डोमिनेंस खत्म होगा तो इनकी यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और अभी जो न्यूज आ रही है कि उनके 40-42 ट्रिलियन डॉलर के डेट्स हैं, उन डेट्स का जो रिपेमेंट इंटरेस्ट वगैरह जो है वो बहुत हैवी पड़ रहा है अमेरिका के लिए भी। और यही एक सिचुएशन है
जिसके अंदर डेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत नेगेटिव है। करीब करीब $1 ट्रिलियन का नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है यूएस का पर ईयर। उसमें 400-500 मिलियन डॉलर तो बिलियन डॉलर तो सिर्फ चाइना के साथ में है। तो उसको देखते हुए यूएस की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो भी डामाडोल है। ट्रम्प इन सब चीजों को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। वो अपने जो भी एडवाइजर्स हैं उनको ढंग से सुनते नहीं है या एडवाइजर उनको समझाते नहीं है। मैं कह नहीं सकता क्या सिचुएशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यूएस का डिक्लाइन हो रहा है, ये पूरा संसार जान रहा है, सब लीडरशिप जान रहे हैं और ये जो ईरान है वो उसको समझ रहा है अच्छी तरह से और वो इसका पूरा फायदा उठाएगा, इस वार को प्रोलॉन्ग करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कब्जा बनाए रखेगा और एनर्जी सप्लाई में बड़ी दिक्कत हम सबको फेस करनी पड़ेगी। इंडिया को भी काफी दिक्कतें आएंगी इसमें। ठीक है सुरभि जी, अब मैं रुक कर रही हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर आपका। और सर ये समझना इस वजह से भी ज़रूरी हो जाता है, जब हम ईरान की तरफ देखते तो ईरान के ऊपर पहले से वाकई में सैंक्शंस बहुत सारे लगे हुए थे, वो उन्हें वाकई झेल रहा था, जैसे अभी गौरीशंकर सर ने बताया भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब यही ईरान कह रहा है कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल अपना हॉर्मुज पर नहीं छोड़ेगा, अमेरिका को अगर सबक सिखाना है तो वो अपने पास वो कंट्रोल रखना चाहता है और वो ये बार बार साबित करना चाह रहा है कि उस पर वैसे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है तो हम उस पर कंट्रोल करेंगे अगर अमेरिका हम पर इसी तरीके के हमले करता रहा। सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर ईरान खाड़ी में शिपिंग को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करता है तो क्या ऐसे में अमेरिकी और सहयोगी नौसेना की प्रतिक्रिया क्या आने वाले दिनों में तेज हो सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि आप 28 फरवरी से लगातार इस गतिविधि को तेज करने की फिराक में है। आपने सारे ऑप्शन अडॉप्ट कर लिए यूएस ने, लेकिन रिजल्ट निकला सिफर। और आज की डेट में जब आप इकोनॉमिक डी-डे की बात करते हैं या इकोनॉमिक डिफीट की बात करते हैं तो ये एक रेट्रोग्रेड एक्शन की तरफ ये दिखता है। जो चीजें सबसे पहले आप किसी देश के प्रति उसको जियोपॉलिटिकली आइसोलेट करते हैं, फिर आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं और जब इन सबसे बात नहीं बनती तो एज ए लास्ट ऑप्शन आप मिलिट्री एक्शन के लिए जाते हैं। आपने ये सारे ऑप्शन अपना लिए, लेकिन ईरान को आप सबक नहीं सिखा पाए। स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े दिए, पाषाण युग में भेज देंगे, कम्युनिकेशन तोड़ देंगे, आपके न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर देंगे, लीडरशिप चेंज कर देंगे, तमाम ऐसे बड़े बड़े वादे, लेकिन ग्राउंड पे रिजल्ट निकला नहीं। वजह इसकी है कि आपने डिस्ट्रक्शन किया है, लोगों की जान मारी है, आपने आपका ब्लॉकेड आपने लगाया है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में पूरे विश्व को झोंकने की कोशिश की है, लेकिन आप रिजल्ट नहीं दे पाए क्योंकि आपका पॉलिटिकल एम और मिलिट्री एम कहीं सिंक्रोनाइज ही नहीं हो रहा था। एक नी जर्क एक्शन में आप इस युद्ध में घुसे, आपने अपने मिलिट्री एडवाइजर की बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला था कि आप इस युद्ध में घुस तो जाएंगे, निकलना मुश्किल होगा और जो आप एम अचीव करना चाह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है अचीव करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुनते नहीं है, सेक्रेटरीज की नहीं सुनते, उनको डर है कि वो सैक कर दिए जाएंगे, लिहाजा खुद स्टेटमेंट नहीं देके आपने ट्रेजरी सेक्रेटरी को बोला स्टेटमेंट देने के लिए। इसका क्या मतलब है? आज की डेट में इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान झेल रहा है, आपने प्रतिबंध लगा रखे ईरान पे, तो जिन कंट्री ने ट्रांजैक्शन ट्रेड नहीं करना था ईरान से, वो एज इट इज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सब्सटेंशियली उसको लो कर रखा है। बहुत सारे कंट्रीज हैं और ये सैंक्शन आप एप्लीकेबल नहीं करते हैं चाइना के ऊपर, ये सैंक्शन आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया या रशिया के ऊपर। तो आपने जो 60 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किया हुआ है उसमें क्यों नहीं चाइना के एक भी इंस्टीट्यूट? और दूसरी तरफ आप किसी लड़ाई के दौरान चाइना के पास चले जाते हैं, आप वहां पे रेयर अर्थ मिनरल की डील करना चाहते हैं। आप पूरी तरीके से चाइना ने आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको पकड़ रखा है, रेयर अर्थ मिनरल पे कंट्रोल कर रखा है, तो चाइना के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए आप दादा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के दोहरे मापदंड डोनाल्ड ट्रंप के नहीं चलने वाले, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ये ईरान का ट्रंप का पत्ता है। अगर इसको इन्होंने लूज कर दिया तो ये पूरे युद्ध को हार जाएंगे। ईरान किसी भी हालत में इस इलाके का कंट्रोल नहीं खोएगा, यही उसके बार्गेनिंग पावर है। मेरा मानना है कि 28 फरवरी से पहले की स्टेट होगी स्टैब्लिश, लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। 14 पॉइंट का जो मसौदा साइन किया था, आप उसको ग्रेजुअली इंप्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने एक बहाना खोजा, जब IRGC ने किसी कॉमर्शियल बेसिस पे हमला किया तो आपने फिर से बमबारी शुरू कर दी। थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़ा आपको टॉलरेशन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इन सब से आपको मतलब नहीं है।
आपको अपनी गद्दी प्यारी है, मिड टर्म पोल आने वाले हैं, तो मिलिट्री ऑप्शन से रिजल्ट नहीं निकला तो अब आप इकोनॉमिक सैंक्शन पे चले जा रहे हैं, और इकोनॉमिक सैंक्शन में आपका ये इतना कंट्रोल नहीं है। 193 कंट्रीज हैं, अमेरिका को समझ लेना चाहिए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेड बढ़ाते हैं तब तो आप चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्शन मोड पे जाते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, तो पूरा विश्व आपकी बरखिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। नाटो से आपके रिलेशन पता, आपके नेबरिंग कंट्री जैसे मैक्सिको, कनाडा, उसके रिलेशन आपको पता है। आप हर जगह अपना वर्चस्व चाहते हैं। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी मैप जारी करके कहते हैं कि ये मेरा इलाका है। आपके रडार पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जरूर आया है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से चीजें बदलेंगी वो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ डेट ईरान किसी भी हालत में आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता। आप लाख सैंक्शन लगा लीजिए, ये एक ऐसा देश है, वो कोई किसी आप सेपरेटिस्ट फोर्स से नहीं लड़ रहे हैं, किसी मिलिशिया फोर्स से आप नहीं लड़ रहे, आप एक कंट्री से लड़ रहे हैं जिसका लॉन्ग हिस्ट्री है, राष्ट्र एक है। इसके पहले तमाम प्रदर्शन होते थे 3-3 महीने में ईरान में, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है ईरान एक है, और आज की डेट में उनका हर एक नागरिक इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो ह्यूमन चेन बना के उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, चाहे IRGC लगातार हमले कर रहा हो जी। तो एक बात तो तय है कि ईरान को आप इकोनॉमिक सैंक्शन द्वारा ग्राउंड पे नहीं ला सकते हैं, और ये युद्ध का आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। और एग्जिट ये है कि आप बातें शुरू करें। बात शुरू करने के लिए आपने इकोनॉमिक सैंक्शन का है, लेकिन आप डायलॉग और डिप्लोमेसी पे आगे निकले और उसको एक देखिए कालीबाफ का स्टेटमेंट और जो पेजेस्किया का स्टेटमेंट है, आप उसको उनकी कमजोरी ना समझे। कालीबाफ ने तो 2 दिन पहले राइटर को बताया था, एक स्टेटमेंट आया था कि IRGC एक बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन ऐसी फोर्स का क्या फायदा जिसमें ईरान का इकोनॉमिक ग्रोथ 0 है, प्रोडक्शन 0 है, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरे पेजेस्किया ने भी स्टेटमेंट दिया कि अब समय आ गया है युद्ध विराम का, ये ऐसी स्थिति है कि हम दोनों लोग मिलकर बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके स्टेटमेंट में कहीं आपको लगा कि ये वीकनेस वाले स्टेटमेंट है, तो आपने अपना एक तरीके से उसको रेसिप्रोकेट ना करके आपने इकोनॉमिक सैंक्शन की बात कर दी, इकोनॉमिक डेथ की बात कर दी। तो ये दिखाता हाई अडेडनेस, और जो क्लैरिटी आपको अमेरिका के पॉलिसीज में चाहिए वो पूरी तरीके से वेग है। वेग इसलिए है कि सेंटकॉम कुछ बोलता है, आपके जनरल कुछ बोलते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप सबको रूल आउट कर देते हैं, फिर स्टेटमेंट आप अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी से दिलवा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान की क्लैरिटी देख लीजिए, वो आज की डेट में एक सुर में बोलता है। तमाम तरीके के एक नैरेटिव चलाए गए कि IRGC और पेजेस्किया में बड़े डिफरेंसेस है, मुस्तफा खमेनी और IRGC एक है, और कालीबाफ और पेजेस्किया एक लाइन पे, और इस तरीके के नैरेटिव चला के आपने रिफ्ट डालने की कोशिश की, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। और आज की डेट में मेरा मानना है कि डिप्लोमेसी ही इसका सलूशन है। मिलिटरीली आप एक्शन करके तब जीतते हैं जब आपका ग्राउंड ट्रूप्स कमिटेड होते हैं, जब रियल एस्टेट आप हारते हैं, जब पोस्टों पे कब्जा होता है, जब स्क्वायर किलोमीटर की जमीनें आप लूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एरियल युद्ध से आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे, लोग बंकर में चले जाएंगे, फोर्टिफिकेशन है, उनके पास मोबाइल लॉन्चर है, और एक ऐसा कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट है अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी में, सेल्फ सफिशिएंट है अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में। उन्होंने एक नमूना दिया था, अगर आपको याद होगा, कि उन्होंने एक आइलैंड पे, डिएगो गार्सिया आइलैंड पे उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया था, 4000 किलोमीटर की रेंज थी। तो ये कहना कि उनकी मिसाइल रेंज में नहीं है, गलत होगा, उनको अंडर एस्टिमेट करना होगा, और इसी अंडर एस्टिमेशन की वजह से अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप नहीं खुलवा सकते, और दूसरी तरफ ईरान देखिए ओमान से लगातार टच में है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट इन है उसको वो अंडर सर्विलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि उसको डर है कि इसके अंदर जंगी बेड़े अमेरिका के आएंगे और इस इलाके पे कब्जा करेंगे, और तमाम आइलैंड की सुरक्षा को उस पर ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कंट्रोल नहीं बना पाएगा तो युद्ध हार जाएगा। लिहाजा इनवर्ड जो मूवमेंट है वो पूरे अंडर सर्विलेंस होगा, और आउटवर्ड मूवमेंट के लिए वो ओमान को कहता है कि आप चेक करिए, और ये दोनों रीजनल पावर ये तय करेंगे। अमेरिका नहीं तय करेगा कि किस तरीके से जहाज अंदर आएंगे जाएंगे। टैरिफ की तो सेकेंडरी बात है, जब उनका बिजनेस है, ऑयल है, गैस है, तमाम तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज है, वो आपके टैरिफ पे नहीं डिपेंडेंट है। लिहाजा एक जो नैरेटिव चल रहा है कि ईरान टैरिफ लगाना चाहता है वो गलत है, वो आज की डेट में बार्गेन कर रहा है इसको लेके, लेकिन 28 फरवरी की स्थिति में वो जाएगा, लेकिन अमेरिका को ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा, अमेरिका को कुछ सुनना पड़ेगा, और एक बार टॉक टेबल पे आना पड़ेगा। आप नैरेटिव चलाने में एक्सपर्ट है, और जब नैरेटिव चलाना तो आप विक्ट्री का नैरेटिव चला दीजिए कल से कि अमेरिका जीत गया जीत गया जीत गया, अब ईरान हार गया और हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम विक्ट्री के साथ बात करेंगे। आप ऐसा नैरेटिव चला के बातचीत कर लीजिए।
लेकिन आप पर सर, पूरी ये तो वर्ल्ड की इकोनॉमी को रैंसम पे नहीं रख सकते। जी। ईरान को इस तरीके से डिग्रेड करके आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रिलेशन जो है ना मिडिल ईस्ट में, एक सेकंड में, बहुत अच्छे हैं। सियासत भले ही उनके बरखिलाफ हो, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट वहां के जो मिडिल ईस्ट की जो जनता है वो ईरान को सपोर्ट करती है। इसीलिए इराक के भी लड़ाके उनके साथ हैं, इसीलिए यूएई भी उनको सपोर्ट करता है। इसलिए तमाम आप अपना एक उनके एंटी फोरम तैयार कर लीजिए, लेकिन जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उसको आप नहीं हटा सकते, ऐसा मेरा मानना है। इसी वजह से आज की डेट में ईरान सर्वाइव कर रहा और आगे भी करेगा। ठीक है सर। अब ईरान से हमारे साथ इस वक्त अब्बास जी भी जुड़े हुए हैं, नज़र अब्बास रिजवी जी। सवाल अब ईरान को लेकर के यही है आपसे कि एक तरफ बेसेंट ठीक कहते हैं कि ये तो एंड गेम है, लेकिन हम ईरान की जब तस्वीर को देखते हैं 20+ ईयर्स हो चुके हैं अमेरिका के तरफ से जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको झेलते हुए सर, लेकिन वहीं इकोनॉमिक डी-डे इसे कहा जा रहा है। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जैसे अभी सर की ओर से भी बताया जा रहा था कि चाहे पेजेश्कियान की हम बात करें या गालिबफ की बात करें, अगर दोनों ये कहते हैं कि ये समझौते का समय है, समझौता कर लेना चाहिए, बातचीत के जरिए निष्कर्ष निकाल लिया जाना चाहिए, तो फिर इसमें आपत्ति कहां से कहां तक दिखाई दे रही है? या वाकई इसे अमेरिका जो अपनी जीत बता रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है, ये कितना सही है आपके नजरिए से? और ईरान क्या वाकई सक्षम है पूरी तरीके से कंट्रोल अपना जमाए रखने के लिए हॉर्मूज पर? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तमाम पैनलिस्ट की मैंने बातें सुनी और वाकई बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से बयान किया कि हकीकत क्या है ज़मीन पे। और ये जो बात है कि ये जो डी-डे का है, लफ्ज़ लेके आए हैं, ये वर्ड लेके आए डी-डे, तो अगर जंग को शुरू से देखें पिछले 6 महीने में, तो क्योंकि ट्रंप और उनकी जो पूरी टीम है वो हकीकत से बहुत दूर है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। कभी कहते हैं कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं हम पाषाण युग में। तो ये डायलॉग बाजी, ये हॉलीवुड स्टाइल में जंग करना जो है, उनके पूरा एक उसका माहौल है उनके यहाँ, वो लोग हकीकत से दूर है, रियलिटी से दूर है। तो इस वजह से इस तरह के बयान देते हैं। अब देखिए, बयान देने के लिए ना फॉरेन से वहाँ के सेक्रेटरी आए, ना वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आए, ना ट्रंप ने दिया। एक ऐसे शख्स से जो ना पॉलिटिकली कोई बयान देता है, ना उसकी कोई अहमियत है, एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे आदमी से ये बयान दिया गया है, तो उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। हाँ, सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर नए सैंक्शंस लगाए गए, या ईरान एक ऐसी कंट्री है कि उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं थे और अब सैंक्शंस लगा दिए। यहाँ पे बयान किया भी जो हमारे पैनलिस्ट थे, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि 40 सालों से ईरान, खासतौर से पिछले 20 सालों से इन्हीं सैंक्शंस के दरमियान जो है वो ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है। इन्हीं सैंक्शंस के दरमियान उसने अपने आप को इतना मजबूत किया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को 40 दिनों में हरा के दिखा दिया। आज दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि फौजी एतबार से, डिफेंस एतबार से, मिलिट्री एतबार से अमेरिका जो है ईरान को कंट्रोल नहीं कर सका है। इस वजह से कोई नई चीज नहीं है सैंक्शंस। जब से ट्रंप, चाहे वो ट्रंप का पहला ही टर्म क्यों ना हो, उस वक्त भी ट्रंप ने एक टर्म यूज किया था, मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर के जरिए से ईरान को जो है वो अंदर से कोलैप्स करना चाहते हैं। कोशिश होती है कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन डाले ईरान के ऊपर कि ईरान के अंदर खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएं, और फिर ईरान की आवाम से कहें कि आप जो है वो तख्ता पलट का एक माहौल बनाए। ये कोशिश पिछले 10-15 सालों से चल रही है, और फिर उसको ट्राई करने की, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उल्टे पांव वापस जाना इसे कहेंगे। कि पहले, जैसे कि यहाँ पे सर ने भी बताया कि पहले जियोपॉलिटिकली जो है वो आइसोलेट किया जाता है, इकोनॉमिक प्रेशर लगाया जाता है, फिर जाके मिलिट्री आप जो है हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उल्टा प्रोसेस चल रहा है। पहले आपने मिलिट्री अटैक किया, लाखों लोग, हजारों लोगों को मारा, लाखों लोगों की जिंदगी जो है वो हताहत करी। उसके बाद जब आपने देखा कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, ईरान जो है वो हमको, हमारे बेसिस को तबाह कर रहा है, हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे वॉरशिप पे अटैक कर रहा है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है यूएस का, वो बेसिस का हुआ है। अब इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, वेस्ट एशिया के अंदर यूएस के बेसिस तकरीबन जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनका प्रेजेंस यहाँ से खत्म हो चुका है। तो धीरे धीरे ये उल्टे पांव वापस जाना, मैं इसको कहूंगा कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, जो इकोनॉमिक प्रेशर लगाने की कोशिश है, उसके बाद अब ये धीरे धीरे बातचीत के टेबल पे आएंगे। आपने जो बात कही कि पेजेश्कियान साहब हों, चाहे वो गालिबाफ साहब हों, वो दोनों लोग कह रहे हैं, देखिए ईरान तो एक समझदार मुल्क की तरह बार बार ये कह रहा है कि हाँ भाई अब जंग खत्म होनी चाहिए, अब जंग रुकनी चाहिए, दुनिया में शांति आनी चाहिए, इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होना चाहिए, एनर्जी क्राइसिस खत्म होना चाहिए। और ये बात बार बार हुई है और इसीलिए एमओयू साइन किया गया था। लेकिन ये अमेरिका है कि देखिए ट्रंप का एक खास तरीका है, इधर से वो पीछे बैक डोर से कहते हैं बातचीत कर लो, लेकिन ट्विटर पे आके और सोशल मीडिया पे आके कहते हैं देखो हमने जो है ईरान को घुटने पे ला दिया। तो कोई भी समझदार, कोई भी जो गैरत वाला मुल्क होगा, जिसके अंदर सम्मान होगा, वो इसको कबूल नहीं करेगा कि हम
जीत रहे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए से और मीडिया के नैरेटिव के जरिए से ये दिखाया जाए कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है, अमेरिका ने ईरान को दबा दिया है। इस वजह से बार बार आके वो बयान देते हैं कि हम सम्मानजनक तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अमेरिका है क्योंकि उसको दादागिरी करनी है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही कि सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है ईरान का वो चाइना है। ईरान का 90% तेल चाहे जंग से पहले चाहे जंग के दौरान वो चाइना गया है। तो अगर ट्रम्प के अंदर वाकई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का दम होता, उनके अंदर ये काबिलियत होती, उनके अंदर ये पावर होती, तो वो चाइना के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाते। लेकिन चाइना के साथ वो बातचीत करते रहते हैं, चाइना जाते रहते हैं। अभी देखिए पार्टनर भी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ वो अपने रिलेशंस अच्छे करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से विरोधाभास है ट्रम्प के अंदर, और उसकी वजह ये है कि ना वो किसी अपने समझदार इंसान की बातें सुनते हैं, ना उनके पास कोई प्लान है। इस जंग में पूरी तरीके से उलझ गए हैं। धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, मुझे लगता है सैंक्शंस की जो बात है ये धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी इसी तरीके से, और ये जंग अपने खात्मे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो ये कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अपने कंट्रोल से नहीं निकलने देगा। यहाँ से जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उन्होंने इस बात को कहा क्या ईरान अगर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे अपने कंट्रोल को छोड़ देता है तो ये उनके लिए आत्मघाती होगा। इस वजह से ये कंट्रोल करना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बहुत ईरान के लिए जरूरी है, और इसी वजह से अमेरिका ये जो स्टेप्स ले रहा है वो मैं पिछले 15-20 सालों से जो काम कर रहा है उसको दोबारा आके एक नए मार्ग के साथ, एक नए वर्डिंग्स के साथ इसको पेश करना, ये बता रहा है कि कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है अमेरिका के पास। अब ये देखना है कि अमेरिका कितने दिन टिक सकता है इस जंग में और किस तरीके से एग्जिट लेता है इस पूरी जंग से। ठीक है सर। सुधाकर सर, एक बार फिर आपका रुख करते हुए ये सिचुएशन थोड़ा सा मुझे और समझाइएगा, क्योंकि सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में अभी चुनाव भी होने हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि ये जंग तो हम जीत रहे हैं। लेकिन सर जब एक पक्ष हारा ही नहीं तो फिर दूसरे पक्ष की जीत कैसे हो गई? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। तो मैं तो सिर्फ शॉर्ट में इतना कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ वो बयान दे रहे हैं इसका कोई ना मान्यता है ना कोई वजन है। हकीकत ग्राउंड में आज के दिन में मैं टाइम टू टाइम एक टर्म यूज़ करता हूँ कि अमेरिकन पॉलिटिकल माहौल जो है उसको पॉलिटिकल सिविल वॉर, ये पॉलिटिकल सिविल वॉर, पोलराइजेशन नहीं, पॉलिटिकल सिविल वॉर की बराबर होना शुरू हो गया है। तो ऐसे हालत में रिपब्लिकन्स जो हैं इनको खुद ही डाउट कर रहे हैं कि इनको वोट देंगे या और किसी को देंगे। और इनका हॉर्स ट्रेडिंग तो छोड़िए, ये जो कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनके जितने भी रिपब्लिकन्स हैं मेजॉरिटी इन्हीं का ही है, तो वो भी काफ़ी डामाडोल में चल रहा है, डाउटफुल है वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है सबके मन के अंदर कि उनको अगर इतना यकीन है कि वो जीत नहीं पाएंगे तो फिर क्या, मतलब एज अ फेट अकम्प्ली कर रहे हैं वो ईरान का लड़ाई, या यहाँ से वापस जाने से उनको फायदा है। मेरा एक अलग से विचार है, शायद जो को पैनलिस्ट है उसको मानेंगे नहीं। मेरा जो असेसमेंट कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ये छोड़ के नहीं जाएंगे लड़ाई के मैदान। वो ईगो सेंट्रिक पर्सन है, वो ट्रांजैक्शनल है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इनका हाई ईगो स्टेटस है। वो ईरान के सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं। उनको शायद याद नहीं है, हिस्ट्री तो पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं है वियतनाम से जब वापस गए थे 15 या 14 साल के अंदर सोवियत यूनियन का वो डिसइंटीग्रेट हुआ था। वहाँ पे एक सफलता, एक चीज हारते हैं तो दूसरा चीज जीतने का संभावना होता है। ऐसा हालत में अमेरिका का परिस्थिति देख के सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री को विक्ट्री नहीं कहा जाता है। पॉलिटिकल एक प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में आपको देखना पड़ता है आप इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छा एक पॉइंट बता रहे थे और एम्बेसडर साहब भी, पेट्रो डॉलर का जो वैल्यू है ये 56 to 58% डोमिनेंस, वर्ल्ड डोमिनेंस, इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी में ये डोमिनेट स्टेबलाइज हो गया था। अभी ये बातों सुन के मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, ये तो 50 के नीचे चला गया है। 50 के नीचे अगर चला जाता है पेट्रो डॉलर गया, मतलब अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर जाता है, डॉलर का वैल्यू डाउन। मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिस्ट साहब तो चले गए वो वही बता रहे थे, और उनका जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही एकदम फ्लैट हो जाएगा, होने लगा है। तो ऐसा हालत में पॉलिटिकल विक्ट्री जो है सिर्फ पॉलिटिक्स के जरिए से जाहिर नहीं होता है, इकोनॉमिक्स होता है, डिप्लोमेसी होता है, टेक्नोलॉजी होता है,
और भी बाकी सारी चीजें हैं, आजकल बड़े हाइब्रिड फॉर्म में भी आने लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, पिछले 3 दिन के अंदर ईरान के तरफ से, ईरान माने या ना माने, मैं जो इंटरनेशनल रिपोर्ट देख रहा हूँ, यूएसए के वाटर जो रिजर्वर है, वाटर, हाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और जहां जहां से पावर जनरेट हो रहे हैं और जो ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है, इनके ऊपर एक मैसिव साइबर अटैक हुआ है। ईरान ने किया है या कौन किया है, लेकिन वो साइबर अटैक की वजह से उनका कंप्लीट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी 24 घंटे के लिए ठप हो रखा है। आई होप आई एम रॉन्ग, मेरे से जितना रिसर्च हो पाया ये थोड़ी समय के अंदर इतना ही आ रहा है कि उनका इकोनॉमी को, ये जरूरी नहीं है कि मिसाइल के जरिए से ईरान जो है उनको इकोनॉमिक लड़ाई उनके ऊपर दबाव डालेगा, ये साइबर के जरिए से भी हो सकता है, अलग अलग किस्म की। सो जीत जो है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, तो उस किस्म की जीत ईरान की फेवर में जा रहा है। और उसमें पुरानी एक कहावत है कि जो ईगो का गेम खेलता है, द लूजर इज द विनर ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ईगो यहाँ पे खेलने वाले डोनाल्ड ट्रम्प है। अगर वो सोचते हैं ईरान इज द लूजर, तो अल्टीमेटली ये जो लूजर है ईरान, इट विल टर्न आउट टू बी द विक्टोरियस एंड सक्सेसफुल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए इसका सोल्यूशन, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ, इसका सोल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से है। डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को रिजॉल्व कर सकते हैं, और डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के जरिए से आप पूरा जो 17 जून को साइन किया गया था एमओयू, उसी को रिवाइव करके आगे बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में जब आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मुनीर साहब, फील्ड मार्शल मुनीर अभी भी ईरान में वो कहीं ना कहीं घूम रहे, बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। वो डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ गया है, लैक ऑफ ट्रस्ट इतना बढ़ गया है, अमेरिका चाहे कितने भी प्रस्ताव रखे उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। उनको मजबूरन 6-7 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद, जब इनका जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर में लोग छलांग मारने लगे सुसाइड करने के लिए, ऐसा ही जब कुछ म्यूटिनी जैसे कुछ शुरू हो जाएगा, तब उनको झटका लगेगा। तब तक मेरा विचार यही कह रहा है, असेसमेंट, ईरान को मजबूरन इंसर्जेंसी की कदम उठाना पड़ेगा। ये हथियार लेके जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये अमेरिका के खिलाफ सिर्फ इधर नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज या पर्शियन गल्फ नहीं, जहां जहां पे उनके बेसेस हैं, हो सकता है कि यूरोप में हो सकता है कि आज के दिन में IRGC के कुछ नुमाइंदा हो, वेनेजुएला या क्यूबा, हो सकता है कि वो अमेरिका के अंदर चले गए हो। इन एडिशन टू हाइब्रिड वॉरफेयर, ये भी एक इंसर्जेंसी को माहौल जो है आपको देखने में मिलेगा। बैक टू यू। ठीक है सर। अब गौरी शंकर सर, ये सवाल आपके लिए है सर, क्योंकि अब जब हम डिप्लोमेसी की बार बार बात करते हैं, 14 पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है, तो सर ऐसे में वाकई क्या ये कहा जा सकता है कि अगर वाकई उन 14 पॉइंट्स को रिवाइव कर दिया जाए तो ये मसला सुलझ सकता है, या उसमें कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर थोड़ी सी और विचार विमर्श की ज़रूरत है, उसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है, या कोई और पॉइंट्स को एड ऑन किया जा सकता है, तब शायद समस्या का समाधान हो जाए? सर, क्या आपको आवाज मिल रही है? उनका पिक्चर फ्रीज हो गया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे साथ क्योंकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, और एक आखिरी सवाल मैं सर अब आपसे ही ले लेती हूँ, नज़र अब्बास जी, क्योंकि ईरान का स्टैंड इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना कि क्या वाकई में जिस तरीके से आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि एक बूंद ऑयल भी हम बाहर इस रास्ते से होकर गुजरने नहीं देंगे, सर ये पॉसिबल है क्या? बाकी के देश भी तो सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी देखिए, जब ये कहा जाता है कि एक बूंद भी तेल की नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो अमेरिका, इजराइल और जो उनके अलाइज कंट्रीज हैं, उनका तेल यहाँ से नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ईरान का तेल भी नहीं निकलेगा, ईरान का तेल निकलेगा, चाइना भी जाएगा, तो इंडिया भी जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा, जो भी ईरान के जो दोस्त मित्र राष्ट्र वहां जाएगा। लेकिन जब ये कहा जाता है एक बूंद तेल नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि अमेरिका, जो कि प्रेशर है इनफैक्ट जो है वो एक्चुअली वो अमेरिका और अमेरिका के अलायंस को करना है, तो इस वजह से जब कहा जाता है एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब है अमेरिका और अमेरिकन अलायंस का। सर आपको लगता है कि ये मजबूत पॉइंट है ईरान के पास?
जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये बात यहाँ पे अभी क्लियरली कही गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक ऐसा हथियार ईरान के पास दे दिया है थाली में सजा के डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जिसके जरिए से पूरी इस जंग का नक्शा ही बदल दिया ईरान ने। और इसी वजह से बार-बार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, हमारे जो रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है, चाहे वो वेस्ट के हों, अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे तो कंट्रोल ईरान रखेगा ही रखेगा, लेकिन साथ-साथ ये जो पेट्रो डॉलर की डिक्लाइन की बात है, मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी कोहली सर चले गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इंतजार है कि डॉलर जो है वो जल्दी ही हमको 3 से 4 साल के अंदर 20 रुपए का देखने को मिलेगा। तो जब अमेरिकन हेजेमनी खत्म होगी, देखिए लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा कि अमेरिकन हेजेमनी जो मिलिट्री लेवल पे एक उन्होंने अपना पूरा बना रखा था, एक बहुत बड़ा हवा बना रखा था कि हमसे बड़ी मिलिट्री पावर कोई नहीं है, कोई हमें हटा नहीं सकता, हमारी डिफेंस जो इंडस्ट्री है इतनी मजबूत है, उसको खत्म कर दिया ईरान की इस जंग ने। इसके बाद डिप्लोमेटिकली हो चाहे पॉलिटिकली हो, ये बार बार नेटो को बुलाते रहे, ये बार बार सऊदी अरब से कहते रहे जंग में शामिल हो जाओ, मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने जो है मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी इनकी मदद को नहीं आया, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे यूके हो। तो पॉलिटिकली जो है वो उनको हार हुई। अब जो ये नेक्स्ट जिस फेज में लड़ाई गई है, अमेरिका ने खुद जो है वो इकोनॉमी के मैदान में, अर्थशास्त्र के मैदान में इस जंग को खींचा है, और अब इसमें जब इनको हार होगी तो पूरी तरीके से दुनिया के अंदर जो उन्होंने इकोनॉमिकली हेजेमनी बना रखी है, यहाँ टैरिफ लगा देना, यहाँ पे सैंक्शंस लगा देना, यहाँ पे ब्लॉकेट कर देना, कभी ब्लॉकेट, कभी क्यूबा में ब्लॉकेट, कभी ईरान में ब्लॉकेट। तो मुझे लगता है ये जंग धीरे धीरे जब खत्म होगी तो दुनिया को एक राहत की सांस मिलेगी कि मिलिट्री एतबार से, पॉलिटिकली एतबार से और इकोनॉमी एतबार से अमेरिका इतना कमजोर हो चुका होगा कि नए नए जो है प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं ब्रिक्स जैसे, वो और मजबूत होंगे और उनको तरक्की का मौका मिलेगा, और अमेरिकन और पेट्रो डॉलर की जो हेजेमनी है वो खत्म होगी, और ये दुनिया के लिए बहुत अच्छे संकेत है। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास और इसी वजह से हम और सवाल नहीं ले पा रहे, नहीं तो सवाल तो अभी और भी थे। और गौरी शंकर सर, क्योंकि आपसे भी एक सवाल रह गया था, अभी ब्रिगेडियर सर से भी सवाल रह गया था, पर समय हमारे पास लिमिटेड होने की वजह से सर ये अभी कन्वर्सेशन अधूरी मैं मानूंगी। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, और सभी ने वाकई में अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया और ये समझाया कि वाकई क्या इसका निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई देता है, या ये मामला थोड़ा और अभी पेचीदा होगा, ये लड़ाई, ये संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा। तो बात इंडिया की में इसी तरीके से इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं, और आज इस चर्चा का हिस्सा बने हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट गौरी शंकर गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने भी जिस तरीके से डिप्लोमेसी को लेकर के तमाम बातें साझा की, ये वाकई काबिल तारीफ था, क्योंकि एक दृश्य जो हमें दिखाई देता है कि अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। नजर अब्बास रिजवी जी ईरान से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपने पॉइंट्स ईरान को लेकर के रखे। डॉक्टर शरद कोहली ने प्रॉपर अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझाया। वहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ सर जुड़े, और सर ने भी हमें ये बताया, समझाया कि डिफेंस के लिहाज से ईरान और अमेरिका इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किसकी मजबूती कितनी है। तो ये हमने आज तमाम पैनलिस्ट से जाना कि इस वक्त क्या वाकई ये वॉर जोन खत्म होता हुआ दिखाई देता है, क्या कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई देता है या नहीं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए।